हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं या फो, दुश्मन है या मित्र, हमारी मदद करते हैं या फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। जैसे कि केक अगर आप ऐसे बर्तन में बनाते हैं और पहले उसका लेवल ऐसा है, पर हीट करने के बाद वो फूल जाता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट का ही प्रदान है। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब तक आपने जो भी पढ़ा क्लासेस में, उसमें आपको पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. पर इनके अलावा भी हमारे आसपास कुछ जीवित प्राणी हैं जिन्हें हम जनरली हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने देखा होगा बारिश के मौसम में क्या होता है, ब्रेड को अगर खुला ऐसे ही छोड़ दो तो वो मॉइस्ट हो जाता है और इसकी जो सरफेस है उस पर ग्रे और वाइट कलर के कुछ पैचेस आ जाते हैं। इन सभी पैचेस को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ छोटे छोटे से ब्लैक कलर के राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये स्ट्रक्चर्स है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर आप उन्हें माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, इनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। यानी फील्ड से आप थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल लीजिए, उसको एक बीकर में डालिए और उसमें पानी डालिए। जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएं तो उसके बाद पानी की जो एक ड्रॉप है उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। ठीक उसी तरह से एक्टिविटी 2.2 है। आपको पॉन्ड का थोड़ा सा पानी लेना है और उसे ग्लास स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगी? एल्गी। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो ये सब एक्टिविटी से करके पता चल रहा है, अरे ये ऑर्गेनिजम्स तो हमारे आसपास ही है, बस हमने कभी इन्हें ध्यान ही नहीं दिया। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. इन सब से पता चल रहा है कि जो ज़मीन है, मिट्टी है, सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है, पर ज़रूरी नहीं कि वो सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आए। ठीक है, कुछ अलग भी होते हैं। These microorganisms are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. यानी ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ जो है वो, जैसे कि फंगस की बात कर लेते हैं, वो ब्रेड पे उगती है तो उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। वरना जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते। सो माइक्रोस्कोप प्लेज अ वाइटल रोल इन सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब जनरली छोटा होता है, तो अब ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसी वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है। अब हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ है, लाइट है, रेज है, मिरर्स है, सब चीज़ का क्लासिफिकेशन है। तो ठीक उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका भी क्लासिफिकेशन है। इनको 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। ऐसी कुछ जो है वो नेक्स्ट पेज में आपको पिक्चर दी हुई है। तो अब भाई इन्हीं की बात हुई, पर वायरस को भी तो हम नहीं देख सकते, वो भी तो छोटे छोटे होते हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं है?
तो वो माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, मतलब उनका साइज तो छोटा है, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो एल्गी हो या फिर कुछ और हो, इन सब की खासियत होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी रिप्रोड्यूस करेंगे, वाटर में है तो वहाँ भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बॉडी में है तो भी रिप्रोड्यूस करेंगे। पर वायरस जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है। वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। अब ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, या फिर एनिमल। ह्यूमन बॉडी देख लेते हैं। कोई भी वायरस है वो जब तक बाहर है तब तक कुछ नहीं कर सकता, पर जब वो हमारे शरीर के अंदर आएगा तो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करेगा और बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनाएगा। यानी ह्यूमन बॉडी के सिवा ये कहीं पे भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, वायरस की भी पिक्चर दी है, नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी जो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, कफ होता है, सब किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। कुछ सीरियस डिसीज़ भी होती है इससे, जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, इसीलिए उसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है, आपको पता होगा। डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोजोआ। यानी जो डिसेंट्री होती है, जो मलेरिया होता है, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या फिर इन्हें प्रोटोजोन्स कहा जाता है। वेयर इज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीजेज। जबकि जो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं, इसीलिए उनका भी डिवीज़न है। कुछ प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है, इसलिए प्रोटोजोअन डिसीज़। कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो बैक्टीरियल डिसीज़। वायरस की वजह से हो रही है तो वायरल डिसीज़। तो इसी तरह से डिसीज़ का भी क्लासिफिकेशन है। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ ही लिया होगा, जैसे कि यीस्ट के बारे में आपने पढ़ा है, आपने फंगाई के बारे में पढ़ा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते हो और कुछ के बारे में जानने वाले हो। तो सबसे पहले जो दो पिक्चर हैं ये है बैक्टीरिया की, जो खुद एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर हमें दी हुई है एल्गी की पिक्चर। तो पहला टाइप है स्पाइरोगिरा। आप जानते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन की मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, आपने पढ़ा है क्लास 7 में। फिर है क्लैमिडोनास। तो ये देख सकते हैं कंप्यूटर माउस जो होता है उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर है। फिर आते हैं हम प्रोटोजोआ पे। तो प्रोटोजोआ में आ जाता है अमीबा। तो अमीबा के बारे में भी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। इसका इरेगुलर सा शेप होता है, कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। ठीक है, ये अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। फिर है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के बारे में तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, पर इस क्लास में आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, प्रोटोजोआ। फिर है ब्रेड मोल्ड, इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर। और ये है पेनिसिलियम। और ये दोनों जो होते हैं वो फंगाई की कैटेगरी में आते हैं। और जो एस्परगिलस है ये भी फंगाई की कैटेगरी में ही आता है। अब देखते हैं वायरस। तो सबसे पहले ये है पहला वायरस और दूसरा वायरस ये है। तो अगर हम ऐसे देखें, अगर हम लिटरली सोचें तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सैटेलाइट्स की तरह मिलता जुलता है। तो कुछ इस तरह से भी आप पहचान सकते हो। नाउ लेट्स सी वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे से हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो अब जानना ज़रूरी है कि आखिर ये रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। यानी हो सकता है कि इनमें एक ही सेल हो सकता है ये एल्गी हो या फिर प्रोटोजुआ हो, और ये भी हो सकता है कि ये मल्टी सेलुलर हो, जैसे कि एल्गी और फंगाई होती है। ठीक है, तो अब समझ आ गया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दो होते हैं, एक होता है सिंगल सेल और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल में आ गया बैक्टीरिया, कुछ तरह की एल्गी और प्रोटोजुआ, और मल्टी सेलुलर में क्या आ गया? सारी एल्गी और फंगाई। बहुत ही कम एल्गी होती है जो कि सिंगल सेल्ड होती है, वरना ज़्यादातर तो मल्टी सेलुलर होती है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब इनकी खासियत होती है कि ये कहीं भी रह सकते हैं, ठंडे में भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, डेजर्ट जैसे सूखी जगह में भी रह सकते हैं, और मार्शी लैंड्स जैसे वेटलैंड्स में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। यानी हमारे और एनिमल्स की बॉडी में भी रह सकते हैं।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच कैसे संबंध हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हम सब के जीवन में इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। कुछ जो है वो बहुत सारे वेज में बेनिफिशियल है, जबकि कुछ जो है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कौन जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कहते हैं कि शत्रुता से पहले मित्रता जरूरी है। तो अभी हम सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, यानी बहुत सारे काम के लिए यूज़ होता है। कर्ड का प्रिपरेशन यानी दही बनने का प्रिपरेशन, ब्रेड का प्रिपरेशन, केक का प्रिपरेशन, सब में जो फुलिंग आती है, ये जो फूलने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका ऊपर हो जाता है, वो सब जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज, और बहुत टाइम से इसका यूज़ जो है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, अब इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर दिया जाता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो एक तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन ही तो कर रहे हैं ना। पहले वो हार्मफुल है, यानी ऐसे ही पड़ा रहा तो बेकार में बीमारियां फैलेंगी, ऐसा होगा। पर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसे डीकम्पोज कर दिया तो क्या होगा, ये एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काम किसने किया, बैक्टीरिया ने किया। तो इस तरह से वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमारी बीमारियों से भी बचा रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ कर रहे हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका मेडिसिन के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, और कहा जाता है कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। क्यों, क्योंकि ये जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन ऐड करते हैं और उसी मदद से ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सो इन दीज वेज दे आर फ्रेंडली टू अस। तो एक एक करके सारे वेज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी किस तरह से दही और ब्रेड जो है वो बनती है। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि मिल्क को किस तरह से कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है बाय बैक्टीरिया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं मिल्क को बनाने के लिए, यहाँ पे पहेली ने हमें बताया है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, यानी थोड़ा सा कर्ड लिया, उसमें वार्म मिल्क डाला और अगले दिन देखा तो वो कर्ड बन गया। कैसे, देखो सबसे पहले कुछ इस तरह का प्रोसेस। सबसे पहले हम ल्यूक वार्म मिल्क लेते हैं, फिर उसमें हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में, और अगले दिन देखो तो वो कर्ड में बदल जाता है। कैसे होता है देखते हैं। सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो कर्ड होता है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हीं में से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक बैक्टीरिया होता है, वो है लैक्टोबैसिलस, और यही जो है वो कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, इसीलिए तो जब हमने मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाला तो उस थोड़े से कर्ड के साथ ये लैक्टोबैसिलस भी गया और इसने उस पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, यानी बैक्टीरिया जो है वो चीज़ बनाने में भी काम आते हैं, अचार बनाने में भी काम आते हैं और बाकी फूड आइटम्स बनाने में भी काम आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड, ये जो रवा होता है, सूजी, इडली, भटूरा, ये सबको बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कर्ड। क्यों होता है देखते हैं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। क्या होता है, ये एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इडली के बनने में। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें डालते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कर्ड जो है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो कि इस पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और इसी वजह से, इस लैक्टोबैसिलस की वजह से ही ये जो रवा है, भटूरा है, इडली है, इन सब में भी कर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.3,
टेक हाफ के जी ऑफ फ्लावर, यानी आधा केजी आटा लीजिए, उसमें कुछ चीनी डालिए और उसमें गर्म पानी मिक्स कर दीजिए। फिर उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालिए और उसे गूंदिए और सॉफ्ट डो बना के रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या दिखेगा आपको। सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, पर जब बाद में आप आके देखोगे तो जो मैदा है वो रेज होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। केक बनाते हैं तो भी ऐसा होता है, पहले नॉर्मल सा सोल्यूशन होता है, फिर बाद में वो रेज होने लगता है। देखते हैं क्यों होता है। तो इन सब में हम यीस्ट डालते हैं। यीस्ट का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन रोल है इनमें। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, यानी बड़ी ही जल्दी रिप्रोड्यूस होता है। और रिप्रोड्यूस होते वक्त जब ये रेस्पिरेशन करता है, हम जानते हैं रेस्पिरेशन कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का ब्रेकडाउन। तो जब इसमें एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी CO2 रिलीज होती है वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यही जो गैस के बबल्स हैं वो इस डॉ को फिल कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes। और जो हम बेकरीज़ में देखते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, इन सब में यीस्ट का यूज़ होता है। तो वो इसी बेसिस पे होता है। क्यों, क्योंकि यीस्ट जो है जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि बबल्स फॉर्म करता है और जो भी है, जो भी मटेरियल है उसको रेस करता है। नाउ लेट्स सी कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इससे एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, वाइन प्रोड्यूस किया जाता है और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, यानी यीस्ट जो है वो एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए यीस्ट जो है उसे नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है, जैसे कि बार्ली पे, वीट पे, राइस पे, क्रश्ड फ्रूट जूसेस पे एक्सेट्रा। इसके बाद आपको दिया है एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर, 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है, 3/4 उसमें पानी भरना है, 2 से 3 चम्मच उसमें शुगर मिलाना है, उसके बाद यीस्ट पाउडर डालना है और उस सोल्यूशन को अच्छे से मिक्स करना है। फिर थोड़ी देर के लिए ढक के उसे गर्म प्लेस पे 4 से 5 घंटों के लिए रख देना है। उसके बाद सोल्यूशन को स्मेल कीजिए, कैसी स्मेल आएगी वो बताइए। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। क्या हुआ, आपने क्या डाला था, शुगर, पर जब आप उसको स्मेल करोगे तो अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत ही कड़वी टाइप सी अजीब सी स्मेल आती है। तो अभी अल्कोहल की स्मेल इसलिए आ रही क्योंकि आपने उसमें क्या डाला था, यीस्ट। और यीस्ट का काम ही यही है कि वो शुगर का ब्रेक डाउन करती है और उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें ये शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, स्मेल चेंज हो गई। ठीक है, अब वो प्रोसेस जिसमें शुगर जो है, शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी लुईस पास्टर ने इन 1857। ठीक है, अब हम देखते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनाया जा सकता है। वेन एवर यू फॉल इल, जब भी आपको बीमार होती है, आप डॉक्टर को बुलाते हो तो डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है या फिर इंजेक्शन देता है, जैसे कि पेनिसिलिन। अब ये सब जो है, जो एंटीबायोटिक टैबलेट है, कैप्सूल्स है, ये जो इंजेक्शन है, इन सब का सोर्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन, अब इन मेडिसिन का काम बताया है कि ये जो मेडिसिन है वो करते क्या है। तो ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कर रहा है या तो उसको मार देते हैं या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जब वो ग्रो ही नहीं करेगा, जिंदा ही नहीं बचेगा, तो वो बीमारी कैसे कॉज करेगा। और इन्हीं मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, तो जो हमारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स होते हैं ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं।
अब इन एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, ये जो मेडिसिन होते हैं वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर इसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. यानी आजकल क्या होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. यानी ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज दिया उसे देख लेते हैं. इन 1929 यानी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे एक कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे, यानी ऐसी बीमारी पे जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है. तभी उन्होंने देखा कि छोटे छोटे स्पोर्स हैं ग्रीन मोल्ड के उनके कल्चर प्लेट्स में. ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और वहाँ पे जब मोल्ड था तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी. उन्हें पता चल गया कि ये जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर रहा है. और इसी तरह से उन्होंने मोल्ड पेनिसिलिन बनाई जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. यानी ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाई जाती हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो क्योर की जाती हैं. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. यानी इसको जो जानवर होते हैं पोल्ट्री फार्म में इनके लाइफ स्टॉक में भी मिला के उन्हें फीड कराया जाता है और इससे उनकी बॉडी में अगर किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन का ग्रोथ हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा बिकॉज दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दीज इन्फेक्शंस. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेज. बहुत सारे प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करते हैं ये एंटीबायोटिक्स. ठीक है. It is important to remember that antibiotics should be taken only by the advice of a qualified doctor. यानी जो एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है उसी की एडवाइस पे आपको एंटीबायोटिक लेनी है और जिस तरह से उसने प्रेस्क्रिप्शंस दिए हैं उस पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट करना है. और अगर आपको नहीं बोला गया है कि आप एंटीबायोटिक लो फिर भी अगर आप रॉन्ग डोज लेते हो तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर आपको उस ड्रग की ज़रूरत होगी तो ये कम इफ़ेक्टिव होगा, मतलब कम काम करेगा. और अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरीली भी लेते हैं तो ये जो है हमारी बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल कर सकते हैं. ठीक है. पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो डिसीजेज़ है वो वायरस के द्वारा काम करते हैं और वायरस और बैक्टीरिया का मैकेनिज्म एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होता है. दैट्स वाई दिस इज सेड. नाउ लेट्स सी व्हाट आर वैक्सीन्स. सो पहली हमसे सवाल कर रही है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें क्यों वैक्सीनेशन कराया जाता है. वाई दे नीड दिस. सो लेट्स स्टडी. When a disease carrying microbe enters our body, कभी जब भी कोई डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी जो है वो उस बाहर वाले के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. और एक बार अगर किसी बीमारी का वायरस आया है, इन्फेक्शन आया है तो वो सीख लेती है कि किस तरह से उससे लड़ा जाए और अगली बार जब वो अटैक करता है तो वो और ज़्यादा अच्छे से उस पर अटैक करती है क्योंकि वो जान चुकी है कि उस बीमारी का मैकेनिज़्म कहाँ है, वो सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा. तो अगर आपको दुश्मन के बारे में सब कुछ पता है तो उसके खिलाफ लड़ाई करना आसान हो जाता है. तो उसी तरह से इस वैक्सीन का भी मैकेनिज़्म है. वैक्सीन में क्या होता है, उसमें कोई दवाई नहीं होती है, उसमें डेड माइक्रोब्स होते हैं. ठीक है. और वो डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में भेजा जाता है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे लड़ेगी, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी और सीख लेगी कि किस तरह से इस बीमारी को हराना है. तो अगर फ्यूचर में हमें वो बीमारी होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से लड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसने एक बार प्रैक्टिस कर ली है इस डेड की वजह से. और ये जो डेड होते हैं, डेड बैक्टीरियाज, ये हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं. इसीलिए अगर फ्यूचर में हमें कोई होगा तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से उन्हें लड़ पाएगी और हमें कोई बीमारी नहीं होगी. तो यही वैक्सीन का मैकेनिज़्म है. बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब को हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं.
सबसे पहले वैक्सीन जो थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, वो भी स्मॉल पॉक्स की इन 1798। ठीक है। बचपन में आपको भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे बहुत सारे डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट these डिसीजेस, यानी इन डिसीजेस से सभी बच्चों को बचाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपके आसपास का जो भी हॉस्पिटल है उसमें सारे नेसेसरी वैक्सीन्स होने चाहिए। आपने टीवी और न्यूज़पेपर पे भी देखा होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको पोलियो के खिलाफ वैक्सीन दिलवानी चाहिए अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। सबसे फेमस तो यही है पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। तो ये जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है ये भी असल में एक तरह का वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चला है। ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में इसको ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आजकल क्या होते हैं, वैक्सीन्स जो है वो बहुत लंबे बड़े पैमाने पे बनाई जाती है ताकि लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में काम आते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है। कहाँ फिक्स करते हैं, सॉइल में उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसी तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और ऐसे ही माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। फिर है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी किस तरह से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। बूझो और पहेली ने देखा कि एक जो स्कूल का गार्डनर है वो मैन्योर यानी कि खाद बना रहा है। अपने दोस्तों के साथ उसने भी बहुत सारे प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, इन सब को ले जाके वहाँ पे गई। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ये सारा जो वेस्ट है उसको उसने एक पिट में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या है, वो डीकम्पोज हो गया और मैन्योर में यानी खाद में बदल गया। पर बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि कैसे वो खाद में बदला, हाउ दिस हैपेंड। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 2.5। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, यानी 2 पॉट लीजिए, दोनों को आधा आधा सॉइल से भर लीजिए। ए और बी कर दीजिए। जो पॉट ए है उसमें पॉलीथिन बैग्स डाल दीजिए, एम्प्टी ग्लास डाल दीजिए, सॉरी पॉट ए जो है उसमें प्लांट वेस्ट डाल दीजिए और जो पॉट बी है उसमें आप पॉलीथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स ये सब डाल दीजिए। दोनों पॉट को साइड में रख लीजिए और 3 से 4 दिन बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो आप देखोगे कि जो आपने प्लांट वेस्ट डाला है पॉट ए में वो डिकम्पोज हो गया, पर जो आपने पॉट बी में डाला है वो डिकम्पोज नहीं हुआ। जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की मदद से वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। पर जो पॉट बी है वो वैसे ही रह गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि आपने देखा होगा कि पॉट बी में जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो उन पे ना ही एक्ट करते हैं और ना ही उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पड़ा रहता है, वो असल में है क्या, तो जो भी प्लांट्स, डेड एनिमल्स ये सब सड़ जाते हैं ग्राउंड में, ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। ठीक है। आप देखते होंगे कि थोड़े दिनों बाद वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं, पहले तो उतना सारा प्लांट वेस्ट था, एनिमल वेस्ट था, पर गायब कैसे हो गए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन सबको क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। वो इन सभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये जो सब्सटेंसेस हैं बाद में दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। थस microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। यानी वो क्या कर रहे हैं, जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट हैं, स्मेली सब्सटेंसेस हैं, इन सबको हमारे इन्वायरमेंट से हटा रहे हैं। इसका मतलब वो सिंपल वर्ड्स में हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर। पार्ट 2 में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं
क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस रूप में वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी देख लिया था। अब हम देखेंगे कि किस रूप में वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे फो हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, यानी बहुत सारे रूप में वो हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बीमारी कॉज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी फैलाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि खाना स्पॉइल करते हैं, कपड़े स्पॉइल करते हैं, लीदर स्पॉइल करते हैं। अब इन सारी हम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी जिस हवा से हम सांस लेते हैं उसी के थ्रू ये जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या फिर जो हम पानी पीते हैं उससे एंटर करते हैं, या फिर उस खाने से एंटर करते हैं जो कि हम खाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था, मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है और एक एनिमल, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, एक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करके दूसरे में डाल दिया, इसी की वजह से डिसीज़ का ट्रांसमिशन हो। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब ये जो माइक्रोबियल डिसीजेस होते हैं इनकी एक और बैड इफेक्ट होता है कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट कर जाते हैं। यानी मान लीजिए हमने जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसका जूठा पानी पिया, जूठा खाना खाया, या कोई भी फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो उससे हमारी बीमारी फैल जाएगी, उसकी बीमारी हमें भी हो जाएगी। और ऐसे ही डिसीजेस जो कि एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, उन्हीं डिसीज़ेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये सब जो हैं वो फिजिकल कांटेक्ट इन सारे मीन से स्प्रेड करती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, यानी मान लीजिए कोई इंसान जो है उसे कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो जब वो छींकेगा तो मॉइस्चर की जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे उसमें 1000 ऑफ वायरस होंगे, और यही वायरस जो है वो एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जा सकते हैं और फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या किया, स्नीज किया, तो उससे 1000 ऑफ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो निकलेंगे, और इन 1000 ऑफ ड्रॉपलेट्स में 1000 ऑफ वायरसेस हैं। अगर वो किसी हेल्थी पर्सन की बॉडी के अंदर चले गए तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ ऐसे भी इंसेक्ट या फिर एनिमल होते हैं जो कि इन माइक्रोब्स के कैरियर्स होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है, कचरे पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है और फिर बाद में आके हमारे खाने पे बैठ रही है। तो अगर जब वो इन गंदी जगहों पे बैठ रही है तो उसकी बॉडी में क्या स्टिक हो जाएंगे, पैथोजेंस, और जब वो हमारे अनकवर्ड फूड, बिना ढके हुए खाने पे आके बैठेगी तो वो पैथोजेंस हमारे खाने पे आ जाएंगे, और जब हम उस खाने को खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए। ठीक है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, यानी ऐसे बाहर में आप जाते हो, रोड पे कुछ अनकवर्ड आइटम खा लेते हो, जैसे समोसे या फिर कुछ अनहेल्दी सा खा लेते हो, उससे भी आपको बीमारी हो सकती है। हो सकता है उसमें पैथोजेन स्टिक हो और उसी से आपको डिसीज़ कॉज हो। एक और एग्जाम्पल है कैरियर का, एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके बारे में आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा। तो ये जो है वो मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, एक तरह से मलेरिया का कैरियर है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, यानी डेंगू वायरस का कैरियर कौन है, फीमेल्स एड्स मॉस्किटो। तो किस तरह से, अब इनके तो कैरियर्स भी हैं, तो अब किस तरह से इसकी स्प्रेड को हम कंट्रोल करें। यहाँ पे आपको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की पिक्चर दिख रही है। अब पहेली हमसे सवाल कर रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। क्यों टीचर बार बार कहती है कि अपने आसपास की जगहों में पानी को कलेक्ट ना होने दिया जाए। तो ये जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं इनकी ग्रोथ वाटर में होता है, जहाँ भी गंदा पानी दिखेगा ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, इसीलिए कहीं भी पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अब भले ही कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, कहीं भी पानी को जमा
नहीं होने देना है। हमारी जो सराउंडिंग्स है उन्हें साफ़ सुथरा रखना है और साथ ही साथ ड्राई रखना है ताकि हम उसे मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और भी आपको कुछ मीजर्स बताने हैं जिससे आप मलेरिया के स्प्रेड को अवॉइड कर सको। अब है हमारा टेबल 2.1। इसमें दिया है सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ आम ह्यूमन डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो जाता है। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एयर। ठीक इसी तरह से जो मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो होते हैं वो होते हैं वायरस की वजह से। कोलेरा और टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है और इसमें जो कैरियर एजेंट होता है वो होता है हमारा मॉस्किटो। अभी हमने पढ़ा था एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस, यानी कुछ आम डिसीजेस जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं, उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उनके मेथड्स के जो जनरल प्रिवेंशन है, वो सब हमें टेबल 2.1 में दिया है। तो आप इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेना, मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में बताया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो आपकी इस चैप्टर के सारे टेबल्स की एक्सप्लेन में मैं डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ, बस आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि ह्यूमंस में, अब एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में बीमारी कॉज नहीं करते, ये कुछ एनिमल्स में भी बीमारी कॉज करते हैं। जैसे कि एक तरह की बीमारी है एंथ्रेक्स। ये बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है, यानी कैटल, गाय, भैंस को हो जाती है या फिर ह्यूमंस को भी हो जाती है, और ये जो है वो बैक्टीरियम के द्वारा होती है। फूट एंड माउथ डिसीजेज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और कुछ फूट और माउथ डिसीजेस भी होते हैं, तो ये सब वायरस की वजह से होते हैं, इसमें कोई और एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि गेहूं में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और दूसरे प्लांट्स में। ये सब डिसीज़ क्या करते हैं, वो क्रॉप्स के यील्ड, जो रिजल्ट आता है हमारा हार्वेस्ट है, उसको कम कर देते हैं। टेबल 2.2 में कुछ ऐसे डिसीजेस के बारे में दिया है। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर। तो ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। फिर है रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट वर्ड से आप समझ लोगे कि रस्ट आयरन में होता है, तो ये एक तरह की डिजीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट, और ये जो है फंगाई की वजह से होती है, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड्स। फिर है येलो भेन मुसैक ऑफ भिंडी, जिसे ओकड़ा भी कहा जाता है। तो ये जो है वायरस की वजह से होता है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इंसेक्ट। ठीक है, तो अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन माइक्रोब्स को किल करें। नाउ लेट्स सी फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है, आपने टीवी एड्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा फूड पॉइजनिंग, ये लगाओ वो लगाओ इससे ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, यानी बूझो के एक फ्रेंड ने उसे पार्टी पे बुलाया था और उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। जैसे ही घर पहुँचा, खाना उसे पचा नहीं, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी। ऐसी कंडीशन हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसकी कंडीशन देख के डॉक्टर ने कहा कि ये ज़रूर और न ज़रूर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। तो पहेली सोच रही है कि खाना कैसे जहर हो सकता है, हाउ कैन फूड बिकम अ पॉइजन। So food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some organisms. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब फूड को स्पॉइल कर देते हैं, उसे पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, तब होता है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी हमारे खाने पे जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये टॉक्सिक जहरीली सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, और यही जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये खाने को जहरीला बनाते हैं, जिससे सीरियस बीमारी भी हो सकती है और कभी कभी तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फूड को प्रिजर्व करें कि वो ना स्पॉइल हो। ठीक है, फिर है फूड प्रिजर्वेशन, यानी किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स।
चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। तो किस तरह से घर में हम खाना बने हुए खाने को किस तरह से प्रिजर्व करें, वो हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अगर ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो मॉइस्ट कंडीशंस के, वो अंदर क्या हो जाता है, उस पर फंगस अटैक करता है और पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। ठीक उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारा खाना भी स्पॉइल कर देते हैं। अब इस स्पॉइल खाने की पहचान क्या है? स्पॉइल खाने की बहुत ही गंदी स्मेल आती है, गंदा टेस्ट होता है और इसका कलर भी बदल जाता है। तो सिंपली दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो भी चेंजेस आए हैं वो सब किसके सिम्टम्स है, वो सब है केमिकल रिएक्शन के। पहेली बॉट सम मैंगोज, यानी पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे पर कुछ दिन तक खाया नहीं। बाद में 1-2 हफ्ते बाद देखा तो अरे वो तो सड़ गए। पर फिर उसने याद किया कि दादी माँ जो अचार बनाती है वो तो लंबे टाइम तक चलता है, 3-4 साल। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो अचार कैसे बनाए, तो उसमें 3 साल 4 साल ऐसी गारंटी देते हैं। तो जब यहाँ पे आम 2 हफ्ते नहीं टिका, तो उस केस में आम 3-4 साल कैसे चल रहा है? तो इसमें हम कुछ कॉमन मेथड्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले है केमिकल मेथड। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे कॉमन जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो है सॉल्ट और खाने वाला ऑयल। अब ये फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. अब ये जो पिकल्स हैं इन पे माइक्रोब अटैक ना करे, इसलिए क्या करते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सोडियम बेनोजेट और सोडियम मेटाबिसल्फाइड जो है वो कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं। इन सब का इस्तेमाल जैम्स में भी होता है और स्क्वैशेस में भी होता है ताकि वो स्पॉइल ना हो। अब हम देखते हैं एक एक करके किस किस तरह से प्रिजर्वेशन होता है। एक एक प्रिजर्वेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉमन सॉल्ट, उससे कैसे प्रिजर्वेशन होता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है उसको मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ किया जा रहा है। मीट और फिश को जनरली क्या कर दिया जाता है, सूखी जो नमक होती है उससे कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग जो है, ये सॉल्ट जो है इससे आंवला को भी बचाया जाता है, कच्चे आम को भी और इमली को भी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इन कंडीशंस में। फिर है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर से कैसे प्रिजर्व करें। सो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, यानी जो मीठी मीठी चीज़ें होती है जैम, जेली, ये सबको किससे प्रिजर्व करते हैं? शुगर से। शुगर जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है जो कि हमारा फूड स्पॉइल करने का सोच के आए थे। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी इन दोनों से हम कैसे फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इससे भी फूड का प्रिजर्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो या विनेगर हो, ऐसे इन्वायरमेंट में जनरली बैक्टीरिया नहीं रह सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट जो होते हैं उनको इन्हीं मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। आप देखते हो कि जब भी मीट बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक लगाते हैं, तो सब प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं। फिर है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यानी टेम्परेचर को बढ़ा के कम करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब भी दूध स्टोर करती है उससे पहले वो उससे बॉईल करती है। बॉइलिंग से क्या होता है, बॉइलिंग से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं और बॉईल करने के बाद कहाँ रख देती है, रेफ्रिजरेटर में। फिर उसके बाद हम भी अपना खाना कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्या होता है कि लो टेम्परेचर, जब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है उससे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। फिर बूझो क्वेश्चन कर रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, यानी जो हम दुकान से मिल्क खरीद के लाते हैं पैकेट में वो तो उबला हुआ नहीं होता है, फिर वो कैसे स्पॉइल नहीं होता। फिर उसकी मम्मा ने उसे बताया कि वो जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। तो देखते हैं कि पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, यानी जो हम पैकेट से ख़रीद के लाते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क, इनको बिना बॉईल किए भी हम पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। अब पेस्चराइजेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले मिल्क जो है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है।
15 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसको तुरंत चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो नहीं होती है। ये प्रोसेस डिस्कवर हुई थी बाय लुइस पास्टर और इस प्रोसेस को कहा जाता है पेस्चराइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोरेज और पैकिंग, कि स्टोरेज और पैकिंग से भी किस तरह से इसको प्रेजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। देखते हैं। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets. आजकल क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि रेजिन्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें भी एयर टाइट पैकेट में सील किया जाता है। क्यों? ताकि उन पर माइक्रोब्स अटैक ना करें। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो क्लास 6 और 7 में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो आसपास के नाइट्रोजन को ऐसे नहीं ले सकते। राइजोबियम क्या करता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है। वो इस एयर वाले नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसे ले सके। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, रूट के नोड्यूल्स में। देखिए कुछ इस तरह का रूट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे ये राइजोबियम लिव करता है। ओके, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। पर कभी कभी ये जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के एक्शन से भी फिक्स्ड हो जाता है, यानी जब बिजली कड़कती है तो उस बिजली के कड़कने से भी कभी कभी ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब इतने सारे एजेंट्स जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका अमाउंट तो कम होना चाहिए, पर कितने सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसका जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 78% है। कैसे होता है देखते हैं। तो जैसे वाटर के केस में पढ़ा था कि वाटर का इतना यूज़ है फिर भी उसमें कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल चल रही है। तो नाइट्रोजन का भी कुछ ऐसा ही केस है। नाइट्रोजन साइकिल की वजह से जो हमारा नंबर है वो कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे नोडल्स को मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, तो यहाँ से फिगर में देख सकते हैं जो सब है ये सब क्या है, नोड्यूल्स है। दे आर ऑल द जॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, यानी एटमॉस्फेयर में इतनी गैस है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल गैस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसकी ज़रूरत है। ये प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सबका क्या है, कंटेंट है, उनके पार्ट हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। और अब जब ये यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो प्लांट्स इसे यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल अपने रूट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसके बाद यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तब प्लांट्स ने ले लिया, अब जो भी उस प्लांट को एनिमल खाएगा, जो भी एनिमल उस प्लांट को खाएगा उसको भी मिल जाएगा वो। और जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया और फंगाई सॉइल में प्रेजेंट है वो इन सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, जो कि दोबारा प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स के बाद हम यूज़ करेंगे, और इसी तरह का साइकिल जो है वो चलता रहता है। और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक साइकिल। तो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर सर्टेन बैक्टीरिया इसको किस में बदलेंगे, कंपाउंड, कुछ कंपाउंड फॉर्म्स में बदलेंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ये कंपाउंड्स कहाँ रहेंगे, सॉइल में। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर यही बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन, ये कंपाउंड नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो लाइटनिंग में क्या होता है, सीधा ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में।
यही नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, फिर ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है जो कि एक्सक्रेशन और डेथ से हमें मिल जाता है, फिर वापस उसको गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो कहाँ बदल जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो कुछ इसी तरह से साइकिल्स हमारा चलता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए इसकी क्वेश्चन आंसर्स की अलग सी वीडियो बना दूंगी और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए भी, तो वो वीडियो ना देखना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।